Hello, good morning, dear students. So, I am your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course probability. In this video, we will discuss very important and very easy total probability theorem. Most of the students feels difficult regarding this total probability theorem, but in my views, this is very simple and very easy. You can solve the problems in a single step, provided you should know the sample space and the subsets of the sample space and all those things. Okay, एक्चुअली अगर हम बुक्स के वे में जाएंगे, लास्ट में मैं आपको बुक्स की डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन उसके वे में जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट फील होंगे. आपको वैसे नहीं करना है. आपको मैं अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू से जितने भी पॉसिबल 4 to 5 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लूँगा, जो ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज़ को कवर करेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. अब जैसे कि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोला है, टोटल वर्ड यूज हुआ है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है, वो हम चेकआउट करते हैं. ठीक है, तो हम सीधा इलस्ट्रेशन करते हैं एग्जाम्पल से, और फिर इसके थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है बुक्स की, उसमें जाएंगे लास्ट में. जो आपको प्रॉब्लम करना ही है और उसके बेस पे ही वो जो बुक्स में दिया रहता है ना, उसको समझना है. ठीक है, तो जैसे मैंने एक सैम्पल स्पेस लिया, देखिए ये सैम्पल स्पेस है, और इसमें एक देखो, ये जैसे ही मैंने लाइन खींचा तो इसका क्या मीनिंग है पहले ये बताना. इसका ये मीनिंग है कि इस सैम्पल स्पेस को मैंने इस लाइन में पार्टीशन कर दिया है. एक बार समझ में आ गई? हाँ, तो ये वर्ड याद रखिए, पार्टीशन. ठीक है, तो इस लाइन ने क्या किया, इसको पार्टिसिपेट कर दिया है दो भागों में. तो ये जो है ना, ये बैग 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पोर्शन बैग 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो लाइन ने क्या किया, इस सैम्पल स्पेस को पार्टीशन कर दिया है. ठीक है, और इधर वाला जो पोर्शन है वो बैग 1 है, और नेक्स्ट वाला पोर्शन बैग 2 है. सो दैट मीन्स दैट दिस बैग 1 एंड बैग 2 व्हेन यूनाइटेड टुगेदर विल गिव द होल सैम्पल स्पेस. करेक्ट है कि नहीं? और बैग 1 और बैग 2 ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं. ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है, तो ये डिसजॉइंट भी है. करेक्ट है, बैग 1 और बैग 2 अलग अलग है, मतलब डिसजॉइंट है, और दोनों को यूनाइटेड कर दिया तो सैम्पल स्पेस मिलेगा. ये बात समझ में आ गई? ठीक है साहब. तो अब क्या हो गया कि सैम्पल स्पेस है, इसमें दो बैग्स है, बैग 1 और बैग 2. अब बैग 1 और बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ओवरऑल अगर आप इसको कंपेयर करें तो सैम्पल स्पेस में दो आउटकम्स है, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है. जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो तो एच आता है या टी आता है, प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है एच की और टी की भी. तो बैग 1 और बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 ये हो गई इज 1/2, और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. ये भी बात क्लियर हो गई? करेक्ट है. पार्टीशन कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया. बैग 1 और बैग 2 की प्रोबेबिलिटी होगी. अब ये बैग 1 में सपोज करो 5 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स है, और बैग 2 में 4 वाइट और से 5 ब्लैक बॉल्स है. ठीक है, ये बात हो गई. तो बैग 1 में 5 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है, और बैग 2 में 4 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स है. करेक्ट है कि नहीं? और सिर्फ एक ही बैग की बात करें तो इस बैग 1 में टोटल 9 बॉल्स है, टोटल 11 बॉल्स है. बैग 1 की बात कर रहे हैं, 11 बॉल्स है. तो अगर एक बॉल मेरे को यहाँ से ड्रॉ करने का है, तो एक बॉल ड्रॉ करना है और वो वाइट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 5, अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ये हो जाएगी 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की बात करें तो ये हो जाएगी 6/11. तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ
बैग 1 को हमने पूरा सैंपल स्पेस मान लिया जिसमें कि 11 बॉल्स है, आउट ऑफ 11 बॉल्स 5 आर वाइट 6 आर ब्लैक। तो एक बॉल ड्रॉ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी वाइट होने की 5/11 होगी, ब्लैक होने की 6/11 होगी। वैसे ही मैं बैग 2 में ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। चलो बैग 2 के लिए भी कर देता हूँ। बैग 2 के लिए क्या हो जाएगी, वाइट की प्रोबेबिलिटी जाएगी 4/9, और अगर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो ये हो जाएगा 5/9। ठीक है सर, ये कोई इशू ही नहीं है। ये बैग 1 को मैंने एक सैंपल स्पेस मान लिया अलग से, तो वहाँ एक बॉल ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो, सिमिलरली बैग 2 को एक सैंपल स्पेस मान लिया, फिर वहाँ से एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब देखना, अब क्या है, अब हमारा सैंपल स्पेस ये है जिसमें कि बैग 1 है और बैग 2 है, और बैग 1 में 5 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है, और बैग 2 में 4 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स है। और अब हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं इस होल सैंपल स्पेस से जिसमें कि बैग 1 और बैग 2, और बैग 1 में भी ब्लैक और वाइट बॉल्स है और बैग 2 में भी ब्लैक और वाइट बॉल्स है। और नाउ वी आर ड्रॉइंग अ बॉल and we want to find out the probability that this brown ball is white or black। ठीक है, तो अब देखिए क्या खास बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं वाइट बॉल की बात करता हूँ, वाइट उसको मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा और ब्लैक को मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब एक बॉल हमने ड्रॉ किया है from this sample space which contains 2 bags and bag 1 and bag 2. Bag 1 itself contains 5 white and 6 black ball, 4 white and 5 black ball are there in bag 2, and one ball is drawn and it is white. So what is the probability of getting that white ball? Correct कि नहीं? तो अब क्या है कि white ball तो आपने निकाल लिया, लेकिन अभी क्या हुआ कि अपने सैंपल स्पेस में हाथ डाला और एक बॉल निकाल लिया और वो आया वाइट। अब ये वाइट कहाँ से आया, बैग 1 से आया, बैग 2 से आया, या फिर वाइट आने की हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। तो फिर प्रोबेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वाइट बॉल तो दोनों बैग्स में है, हमें नहीं मालूम कौन से बैग से ही आया है। तो अब इस सिचुएशन में आपको इस वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी अगर चेक करना है तो 2 तरीके होंगे, 2 वेज, देयर आर 2 वेज। पहले तो वो पता हो जाए कि ये किस बैग से आया है, फिर उसके बाद में हम वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैग को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए मैंने बैग 1 को सिलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर मैंने वाइट बॉल सिलेक्ट किया जब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है। करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ऐसा है कि बैग 1 को चूज किया और फिर देन वाइट बॉल को चूज किया, या फिर ऐसा, या तो फिर प्लस आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, कि हमने बैग 2 को चूज किया और फिर वाइट बॉल को सिलेक्ट किया। करेक्ट है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। और डियर स्टूडेंट्स, यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। ठीक है, तो अब आपको आ जाते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में या मल्टीप्लिकेशन रूल में। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग into probability of white bag 1 when bag 1 is selected plus probability of bag 2 and probability of white bag 2। मतलब ये हो गया आपका probability of white ball। अब बैग तो 2 ही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और वाइट बॉल बैग 1 से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, प्लस इस बैग की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहाँ से वाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। बस हो गया, ये आंसर कैलकुलेट कर लीजिए।
तो ये तो हो जाएगा 22, ये 5, और ये हो जाएगा 2 से ये कट गया 2/9, ठीक है। और ये यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेशन आप नोट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, 45 + 44 19, ओके 9, 89/198, ये आंसर होगा आपका, ये आंसर बनेगा। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक बॉल ड्रॉ किया है और वो वाइट होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड आउट करना है। लेकिन अब वो वाइट बॉल बैग 1 से आया है कि बैग 2 से आया है ये नहीं मालूम। तो इसीलिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि पहले बैग 1 को सिलेक्ट करो और फिर वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालो, या फिर बैग 2 को सिलेक्ट करो फिर वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि वाइट कैन कम्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम बैग 1 और बैग 2, दोनों में से किसी एक से आ सकता है। तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है, बैग 1 बैग 2, सिलेक्ट किया बैग 1, फिर वाइट की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्ट किया बैग 2 और फिर वाइट की प्रोबेबिलिटी, ये एक स्टेप, करेक्ट है कि नहीं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो मैं दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, दूसरा इलस्ट्रेशन डिस्कस करता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब दूसरा मैं कंसीडर कर रहा हूँ अर्न का, ये अर्न 1 है, दूसरा इलस्ट्रेशन अर्न 1 और ये अर्न 2 है। यहाँ पे भी वही बात करते हैं, 3 वाइट और 4 ब्लैक बॉल। इस बार मैं 4 रेड कर देता हूँ और 3 ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। और 2 रेड कर देता हूँ और 5 ग्रीन कर देता हूँ। सो देयर आर 2 अर्न्स नाउ इन द क्वेश्चन। तो ये पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस में ये पार्टीशन, ये एस, ये अर्न 1 और अर्न 2, जैसे अभी बैग 1 और बैग 2 बोला था, बस उसको अर्न 1 और अर्न 2 कर दिया। अर्न 1 और अर्न 2 मिलाकर सैंपल स्पेस होते हैं। लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट बना देता हूँ, और वो ट्विस्ट क्या है वो देखते हैं। A die is thrown, a die is thrown, a die is thrown, and if a multiple of 3 comes, and if a multiple of 3 comes, then a ball is selected from urn 1. Then a ball is selected from urn first, otherwise from urn 2. From urn 2. Find the probability that ball is black. Find the probability that ball is यहाँ पे अपन कर देते हैं बॉल इज रेड, ठीक है, बॉल इज रेड, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉब्लम्स को अब एक लाइन में हमने बनाना स्टार्ट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है आपने। अभी जितना इलस्ट्रेशन 1 में पूरा मैंने समझा के दिया उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालना है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट निकालना है, ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट लिख दिया, ठीक है। अब पहले अर्न 1 को सिलेक्ट करना है, अर्न 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट व्हेन अर्न 1 इज सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting earn 2 into probability of rate when earn 2 is selected। बस हो गया काम आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एक लाइन में आपका आंसर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। earn 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी, क्योंकि ये दिया हुआ है कि वी कैन सिलेक्ट दी earn 1 when a die shows multiple of 3। जब die मल्टीपल ऑफ 3 सोर्स करेगा, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब या तो 3 या 6, मतलब अर्न 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 2/6। ये हो गई 2/6
इंटू, अब आती है रेड बॉल अर्न 1 से, टोटल बॉल कितने हैं अर्न 1 में 7, रेड कितने हैं 4 हो गया, प्लस अर्न 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे, मतलब 3 या 6 आएंगे तो अर्न 1 सिलेक्ट होगा, अदरवाइज अर्न 2 सिलेक्ट होगा। तो अर्न 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी। और अब आते हैं अर्न 2 में टोटल बॉल कितने हैं, फिर 7 है, और रेड बॉल कितने हैं 2 है। हो गया, काम खत्म, बस आंसर आपका। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 42 8 42 8 16/42 ये होगा। कटता है तो काट दीजिए, 8/21 ये आंसर आएगा। तो सिंपल 1 स्टेप में इन प्रॉब्लम्स को हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अभी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, मैं पूरा प्रॉब्लम लिख देता हूँ और फिर आप उसको ऐसे ही बनाइएगा। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब आपको समझना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको बनाना है, ठीक है कि नहीं। तो कैसा है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। ये सैंपल स्पेस, ये पार्टीशन, ये बैग 1, ये बैग 2, 6 रेड 5 ब्लू, ठीक है। सेकेंड बैग में 5 रेड 8 ब्लू, ठीक है। यहाँ तक ये सब चीजें है। अब लेकिन सिचुएशन यहाँ दूसरी है, वो सिचुएशन क्या है उसको चेकआउट करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग में से बॉल ड्रॉ कर दिया और उसको शिफ्ट कर दिया विदाउट नोटिंग कलर इज पुट इनटू द सेकंड बैग। फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉ किया और सेकंड बैग में हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखना, तो फर्स्ट बॉल से जो बॉल ड्रॉ किया है वो 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट बैग से जो बॉल ड्रॉ किया है एक बॉल, वो 2 प्रकार के होंगे। क्या होंगे, या तो वो रेड ड्रॉ हुआ होगा या तो 5 ड्रॉ हुआ होगा, है ना। तो अब यहाँ एक बॉल ऐड कर दिए तो टोटल बॉल में प्लस हो जाएगा। 5 और 8 कितने होते हैं 13 बिकम्स 14 नाउ। तब हम इस सेकेंड में से एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं तो 14 में से वो बॉल निकलेगा ना। अब उसके बाद में वो बॉल रेड है कि ब्लू है वो एक अलग मैटर है, तो खैर यहाँ पे तो ब्लू की निकाल रही है प्रोबेबिलिटी। तो अब 14 में से ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको ये नोट करना है कि जो बॉल ट्रांसफर हुआ है बैग 1 से वो किस कलर का था। तो अब वो या तो रेड कलर का भी हो सकता है या ब्लू कलर का भी हो सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ गया ना कि अगर रेड ट्रांसफर हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर ब्लू ट्रांसफर हुआ होगा तो फिर ब्लू निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी। करेक्ट है, हम उसको चेक कर रहे हैं। तो खैर आ जाते सीधा एक लाइन में आंसर। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लू की। किस ड्रॉ में निकालनी है, सेकेंड ड्रॉ में। फर्स्ट ड्रॉ में कौन सा बॉल निकाला, सपोज करो मैंने रेड निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू व्हेन रेड हैज ट्रांसफर। मीनिंग समझ में आया, जब रेड फर्स्ट बैग से निकाला और ट्रांसफर कर दिया सेकेंड बैग में, मीनिंग ये है। या फिर ऐसा होगा कि फर्स्ट बैग से ब्लू निकला और फिर मैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जब फर्स्ट बैग से ब्लू बॉल ट्रांसफर हो गया सेकेंड बैग में और फिर सेकेंड बैग से मैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। आई बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चीज़ पे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, मैंने बोला एक लाइन में बन जाता है। चलिए साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यहाँ निकालेंगे तो 6/11 हो जाएगा। अब यहाँ आते मैंने बोला था कि 8/5 कितना हो गया 13 में एक बॉल ट्रांसफर हो गया, टोटल तो बन गया 14। इस बार रेड ट्रांसफर हुआ है तो रेड बन जाएंगे 6, ब्लू अभी भी 8 है तो 8/14 हो जाएगा। यहाँ आते ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/11 हो जाएगी। अभी ब्लू बॉल निकला है और ब्लू को ट्रांसफर कर दिया है तो ये 13 से 14 तो हो ही गए, लेकिन ब्लू अब कितने बन गए 8 से 9 बन गए और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इसलिए 9/14। काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ठीक है सब, आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। तो 93/154 आंसर है इसका। चेक द कैलकुलेशन, ठीक है।
तो देखिए एक एक लाइन में ही आपको बनाना है और कुछ नहीं करना, बस एक लाइन में आपको ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। करेक्ट है कि नहीं? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान देना, इस प्रॉब्लम के बाद में इसी के जैसे 2018 में इसमें क्वेश्चन आया, जस्ट डाटा चेंज हुआ है, वो भी मैं इस प्रॉब्लम्स के बाद में आपसे ही कराऊंगा। मैं नोट करके लिख दूंगा और आपको आंसर बताना है, तो आप इस प्रॉब्लम्स को केयरफुली अभी समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो जैसे मैंने बोला था कि इन सारे प्रॉब्लम्स को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका इन माय व्यूज, जो एक लाइन में हम आंसर लिखते हैं वैसे ही लिखिए। आप बाकी चीज़ बनाते रहेंगे तो आपसे ये प्रॉब्लम कभी बनने वाले हैं नहीं। इनको बनाने का वही सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं हमेशा वही बताता हूँ। आप ये एक लाइन वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, सीधा टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। करेक्ट है? नहीं तो आप इवेंट E1 क्या है, इवेंट E2 क्या है, फिर E3 क्या है, फिर A/E1 ए क्या है, A/E1 की प्रोबेबिलिटी, फिर A/E2, ये सब करते बैठेंगे तो हो गया, फिर ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होते। ठीक है, ओके साहब, इसको देखते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है साहब, अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, ये सैंपल स्पेस। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। देखो अभी टोटल बॉल हो गया 10, तो अब एक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी अब रेड हो जाएगी 5/10 मतलब 1/2, और प्रोबेबिलिटी अब ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी भी 5/10 मतलब 1/2। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, आपने क्या बोला है, 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स अर्न में अ बॉल, नोट करिए इसको, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। अब बॉल ड्रॉ मतलब रेड बॉल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ब्लैक बॉल्स रेड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। अब ये बॉल हमने ड्रॉ किया, उसका कलर नोट किया और फिर उसको वापस अर्न में रख दिया। अभी अर्न में वापस से 10 बॉल है। करेक्ट है कि नहीं? फिर मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स। तो अब क्या हुआ कि 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। जो पहला बॉल हमने ड्रॉ किया था ना, जिसको वापस से बैग में रख दिया, उसका कलर नोट किया और उसी सेम कलर के 2 बॉल्स हमने वहां पे ऐड कर दिया। So the 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो भैया सीधा शुरू हो जाइए। रेड की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, पहले ड्रॉ में रेड निकला, फिर दूसरे ड्रॉ में रेड की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रॉ में रेड निकला, या तो प्लस और, तो प्रोबेबिलिटी पहले ड्रॉ में ब्लू निकला, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ड्रॉ में ब्लू निकला। हो गया, काम खत्म आपका। ठीक है, वर्क इज ओवर ऑलमोस्ट। बस ये स्टेप से आपका आंसर आ जाता है। अब आते रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब यहाँ आते, यहाँ टोटल बॉल कितने हो जाएंगे? देखिए 5 पहले 10 थे और 2 एडिशनल बॉल डाल दिया तो टोटल 12 हो गए। लेकिन कौन से कलर के बॉल डाले आपने? रेड निकाले तो रेड कलर के ऐड किए होंगे, तो टोटल 12 बॉल्स हो गए। और अब रेड 7 हो जाएंगे, रेड 7 हो गए। और आप प्रोबेबिलिटी रेड निकालने की निकाल रहे हो तो 7/12 प्लस, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक या ब्लू बॉल जो पहली बार ड्रॉ किए थे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और फिर अब टोटल बॉल 12 हो जाएंगे क्योंकि सेम कलर के 2 बॉल हमने वहाँ ऐड कर दिए। इस बार ब्लू निकाले थे तो ब्लू कलर के 2 बॉल ऐड करेंगे तो 5 + 2 7 ब्लू होंगे और रेड अभी भी 5 बचेंगे। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है तो 5/12 हो गया, आंसर खत्म। तो ये हो जाएगा 7/24 प्लस 5/24 12/24 दैट इज इक्वल टू 1/2। और कुछ नहीं करना है आपको, अप्लाई दिस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इतने ही स्टेप से आंसर बन जाता है। बिकॉज ऑफ दैट आई सेड इन अर्लियर इन द वेरी बिगिनिंग दैट दिस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और सोचते हैं कि हमको ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला
कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बाकी सब समझ में आया, क्योंकि वो बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अनुसार जाते हैं। दूसरा फिर वो E1 E2 E3 और ये इवेंट्स और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 समथिंग लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह होते हुए जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस कॉन्सेप्ट से लगाइए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर को निकालिए। और अब जैसा मैंने बोला था कि 2018 मेंस का क्वेश्चन आपको मैं लिख के देता हूँ और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ठीक है, ओके फाइन, कम टू द 2018 मेंस क्वेश्चन। ठीक है, ये 2018 मेंस का क्वेश्चन अभी आपको बनाना है। आप प्रॉब्लम्स को नोट कर लीजिए और फिर जैसे आपने प्रॉब्लम नोट कर लिया या अभी देख लिया, मैं रीड आउट करता हूँ, तो आप वहीं पे आंसर बना देंगे और आपको आंसर मेरे सॉल्व करने के पहले मालूम हो जाना चाहिए। आप यहाँ बता तो नहीं सकते, लाइव क्लास तो है नहीं, लेकिन आपको करके रख लेना है मेरे सॉल्व करने के पहले एक लाइन में। करेक्ट है? ठीक है, तो रीड आउट करते क्वेश्चन। 2018 मेंस में है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बैग 4 red, 6 black. A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed, and this ball, along with 2 additional balls of the same color, are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then the probability of this drawn ball is red. चलिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, then probability of red when red has drawn in the first draw, probability of black, then probability of red when black ball has been drawn in the first draw। बस हो गया काम खत्म। आंसर लिख लीजिए, तो आंसर आ गया होगा आप सब लोगों का। रेड की प्रोबेबिलिटी 4/10। ठीक है, फिर रेड की प्रोबेबिलिटी, अभी 2 एडिशनल बॉल डाला तो 12 हो गए। अब रेड कलर का ही बॉल डाला होगा तो 6 हो जाएंगे, 6/12। फिर आते हैं ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 6/10। अब फिर 2 एडिशनल बॉल डाल दिया वो बॉल के साथ में, तो बॉल हो जाएंगे 12। और इस बार ब्लैक डाले तो ये 8 होंगे। हमको रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो रेड इज स्टिल 4। अब बस होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये सब हो जाएगा 120, 24 प्लस 24, 48/120। काट दीजिए, किससे कटेगा? 4 और ये 2/5। ये आंसर आ गया आपका 2/5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट आपने मेरे से पहले कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, और अब एक लास्ट प्रॉब्लम मैं लूँगा इसमें, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल का होगा और आप उसको एडवांस लेवल का कंसीडर कर सकते हैं। मतलब इस वेराइटी में ये टफेस्ट प्रॉब्लम आई कैन से दैट, एंड दैट विल बी द लास्ट प्रॉब्लम, सो दैट वी हैव नाउ कंप्लीटेड 5th and coming to the 6th problem। 6 problems we are doing in this particular video on the total probability theorem, including all possible different varieties of the problems। Okay, note it। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट सिचुएशन को हमने कंसीडर किया है। तो अभी तक के हमने डिफरेंट वेराइटीज़ की सिचुएशंस को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के प्रॉब्लम से हमने डिस्कस किया था। और ये सिचुएशन देखिए थोड़ी सी टफ सिचुएशन है, और इसको चेकआउट करते हैं। देयर आर 2 balls in the urn, 2 balls in the urn, whose colors are not known। ये प्रॉब्लम है। 2 balls तो है, लेकिन 2 balls कौन से कलर के है ये नहीं मालूम, लेकिन इट इज गिवन दैट ईच balls कैन बी आइदर वाइट और ब्लैक। तो 2 balls है, लेकिन किस पर्टिकुलर कलर में है अभी हमें नहीं मालूम। तो इतना जरूर मालूम है कि वो या तो वाइट हो सकते हैं या तो ब्लैक हो सकते हैं, तीसरे कलर की कोई चांस नहीं है। तो ये सिचुएशन ही
मतलब इसको ही आइडेंटिफाई करना है, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिक है। ठीक है कि नहीं। अब आते नेक्स्ट पे, व्हाइट बॉल इज पुट इनटू द अर्न। फिर से व्हाइट बॉल अर्न में डाल दिया, मतलब अब टोटल बॉल समझ में आ गए। टोटल बॉल्स अब 3 हो जाएंगे, पहले 2 से एक व्हाइट बॉल ऐड किया तो टोटल बॉल हो गए 3, कोई इशू नहीं है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्न देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट, यानी एक बॉल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में फिर हम एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। एक बॉल जो पुट किया है वो व्हाइट है, टोटल बॉल हो गए 3, और अब एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और वो व्हाइट होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि भाई ये 2 बॉल कौन से कलर के, अगर ये 2 बॉल्स का कलर मुझे मालूम हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर लूँगा। हाँ, अब इसी सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है साहब, तो इसको एनालाइज करने के लिए आप इस सैंपल स्पेस को 3 भागों में पार्टिसिपेट कर दीजिए, पार्टीशन बना दीजिए इस सैंपल स्पेस के 3 इवेंट्स में। कैसे वो देखते हैं कि नहीं भाई 0 व्हाइट बॉल है, 1 व्हाइट बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है। देखो 0 व्हाइट बॉल से तो 2 ब्लैक होंगे, अगर 1 व्हाइट है तो 1 ब्लैक होगा, 2 व्हाइट है तो 0 ब्लैक होंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये जो मैंने अभी पार्टीशन किया है ना, ये पार्टीशन ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो पार्टीशन वर्क को याद रखना। अभी मैं थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये हो गया साहब। तो अब आप इसको आप बैग 1 या इवेंट 1 भी बोल सकते हैं, इसको बैग 2 या इवेंट 2 भी बोल सकते हैं, इसको बैग 3 या इवेंट 3 भी बोल सकते हैं। और अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 को चूज करिए और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जब बैग 1 चूज किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 को चूज करिए और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन बैग 2 सिलेक्ट किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 को सिलेक्ट करिए और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जब बैग 3 सिलेक्ट हुआ है। तो आगे बात काम खत्म। देखो बैग 1, बैग 2 और बैग 3, तो टोटल 3 बैग्स हम मान सकते हैं और ईच बैग्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब आते टोटल बॉल हो गए 3, एक बॉल डाला था व्हाइट, पहले वाले बैग में 0 व्हाइट थी, एक बॉल डाला व्हाइट तो 1 व्हाइट हो गया 1/3। बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, बैग 2 में एक व्हाइट डाला तो टोटल हो जाएंगे 2 व्हाइट, तो 2 आउट ऑफ 3, फिर ये 1/3, फिर यहाँ 3, अभी 2 व्हाइट थे, एक व्हाइट और डाला तो 3 व्हाइट हो गए, 3 आउट ऑफ 3 हो गया आपका आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये साफ हो जाएगा, टोटल 3 3 9, तो ये 1 + 2 + 3, 3 to 5 दैट इज इक्वल टू 6/9, 6/9 इज 2/3। तो फाइनली आंसर आपका 2/3 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब मैं इसका थ्योरेटिकल जो बुक्स में दिए हैं सीबीएसई के, उसको एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जस्ट 2 मिनट लगेगा और कुछ नहीं। तो मैंने सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपको करा दिए, डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स कर दिए। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी में जो थ्योरेटिकली बुक में एक्सप्लेन किया जरूरी है उसको समझना भी, क्योंकि अभी इसके बेस पे हम बायस थ्योरम आगे के वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है कि ये सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस में ये E1, ये E2 लाइक दैट, ऐसे इसको पार्टीशन किया हुआ है। ठीक है, ये E1 इवेंट, ये E2 इवेंट लाइक दैट चलते जा रहे हैं, ये EN इवेंट। सो दीज इवेंट्स यू कैन सी, मैंने क्या कर दिया, इस पूरे सैंपल स्पेस को, ये भी एक इवेंट ही है, तो इस पूरे सैंपल स्पेस को n सबसेट्स में डिवाइड कर दिया। और ये सबसेट सबके सब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, और सबके आने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पे एक इवेंट ए ऐसा ले लो कि ए का आना, ये पूरा इवेंट ए है, ये जो सर्कल रिप्रेजेंट किया है ना वो ए है, मतलब ए आ रहा है तो ए आ रहा है, इसका मतलब E1 आएगा तो भी ए आएगा, E2 आएगा तब भी ए आएगा, क्योंकि ए का सारा पोर्शन इस सारे इवेंट्स में है।
E3 आएगा तब भी ए आएगा, मतलब कोई भी इवेंट आएगा तो ए आएगा, या ए आया तो वो इवेंट भी आया, ये बात है, क्योंकि ए सब में है, सारे इवेंट्स में। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट थिंग E1 यूनियन E2 यूनियन En इज इक्वल टू एस, मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। और दूसरा E1 इंटरसेक्शन E2 ये फाई है, या E2 इंटरसेक्शन E3 ये फाई है, एंड लाइक दैट। कोई भी दो इवेंट्स मतलब म्यूचुअली डिसजॉइंट्स है, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स है, ठीक है। मतलब इस सैंपल स्पेस को हमने पार्टीशन कर दिया है, एंड सबसेट्स में जो E1 E2 E3 या En तक हम गए, ये इतने इवेंट्स बनेंगे, और ये सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच AI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होगा। तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे। ए सभी इवेंट्स में, यानी E1 इवेंट आकड़ होगा तो भी ए आकड़ होगा, E2 इवेंट्स आकड़ होगा तो भी ए आकड़ होगा, या ए आकड़ हो रहा है इसका मतलब सब इवेंट्स E1 E2 E3 ये सब आ रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे, तो पहले तो मुझे कि मालूम होना चाहिए कि E1 में से ए आ रहा है, कि E2 में से आ रहा है, कि E3 में से आ रहा है। तो इसीलिए E1 को पहले सिलेक्ट करो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब E1 आ चुका है। E2 को सिलेक्ट करो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब E2 आ चुका है, और लाइक दैट En को सिलेक्ट करो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब En आ गया। तो ये बन गया डियर स्टूडेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो हमने पार्टीशंस को मिनिमाइज करके किया है। सिर्फ एक ही पार्टीशन रखा, फिर दो पार्टीशन रखा, 3 इवेंट तक ही गए, चौथे इवेंट तक के जाने की हमको जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टली हम प्रॉब्लम से डिस्कस किए, एक पार्टीशन कर दिया, 2 इवेंट्स बन गए, बैक 1 और बैक 2, दोनों डिसजॉइंट्स है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव है। ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, और ये इस प्रकार से कि जो रेड बॉल आ सकता है वो रेड बॉल देखा होगा आपने, बैक 1 में भी रेड है, बैक 2 में भी रेड है। ये ए का मतलब ये है कि E1 आ रहा है तब भी ए आ रहा है, E2 आ रहा है तब भी ए आ रहा है। मुझे ए आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, पर चेकआउट तो करना है ए कहाँ से आया, E1 से आया, E2 से आया, E3 से आया। आई होप दैट टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट्स हो तो पूछो, अच्छा लगा तो भी बताओ, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बायस थ्योरम की, बिल्कुल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।